गुड इवनिंग भावना, गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोगों ने सीटी वाला टॉपिक लास्ट क्लास में कवर किया था, सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे। थोड़ा सा टॉपिक उसका लास्ट का बचा था, वो कंप्लीट करेंगे, देन विल स्टार्ट वेरिएशन। ठीक है, डिस्पर्सन बोलते हैं जिसको, वेरिएशन बोलते हैं। तो कई सारे इसके फंडामेंटल एस्पेक्ट है, उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो थोड़ा सा टॉपिक आपका बचा था सीटी का, वो कंप्लीट करेंगे, है ना, जिसमें हमें कंबाइन मीन कैसे निकालना है उसका एक छोटा सा फॉर्मूला गिवन है ना। मैंने आपको मीन, मोड, मीडियन की बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दी थी। बस एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि जो रिलेशनशिप है मीन, मोड, मीडियन के बीच में, वो कैसे है। अगर आपको दो वैल्यूज दी हैं तो एक कोई वैल्यू आप कैसे पता कर सकते हो, और दूसरी एक कॉन्सेप्ट आपको दी है कि अगर आप कंबाइंड आपको डेटा दिया हो मीन का या मोड का, तो आप कैसे वैल्यूज को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो आई होप सभी को आवाज क्लियर है, ऑडियो, वीडियो, पीपीटी सब कुछ क्लियर है। क्लास शुरू करी जाए, कोई दिक्कत नहीं किसी को। सौरभ, भावना, अनुष्का, फरहत। ठीक है, चलिए, बेहतर। पढ़ाई अच्छी चल रही ना सब लोगों की, बढ़िया से शेड्यूल बना के पढ़ाई करिए। कुछ लोग गायब है क्लास में आज। चलिए, तो ये फॉर्मूला देखिएगा। सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है कि रिलेशनशिप क्या है। अगर हमारे पास मीन, मोड की वैल्यू दी हो और हमें मीडियन की वैल्यू पता करनी है, या अगर हमारे पास मोड और मीन की वैल्यू दी हो और हमें मीडियन पता करना है, मतलब दो कोई वैल्यूज दी हैं और एक वैल्यू पता करनी है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हैं जिनका एक पूरा अलग चैप्टर ही हम लोग पढ़ेंगे। सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक एंड नॉन स्क्यूड डेटा का एक पूरा पूरा चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर इसका छोटा सा एस्पेक्ट एक आपको दिया गया है। क्या दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द वैल्यूज ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड आर कोइंसाइड, कि उस कंडीशन में जहां पर जो डेटा है हमारा उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, मतलब जो वैल्यू है एक्स बार की वो इक्वल है जेड के, और ये वैल्यू इक्वल है एम के। मतलब जो तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज है, इफ दे आर इक्वल, लाइक मीन इज इक्वल टू मीडियन एंड मीडियन इज इक्वल टू मोड, ये किस कंडीशन में होता है, जब हमारा डेटा सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जो मीन की वैल्यू है आपको दी गई है, उसके लेफ्ट और राइट साइड पे जो डिस्पर्सन है डेटा का, वो इवन है। डेटा हमारा बायस नहीं है कि बहुत सारे मेंबर्स को बहुत कम वैल्यूज है या बहुत सारे मेंबर्स की बहुत ज्यादा वैल्यूज है। किसी भी टर्म में आप डिस्कस करो तो ऐसा नहीं होगा। डेटा आपका कभी भी किसी डायरेक्शन में अगर बायस नहीं है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, दैट इज नोन एज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं नो स्क्यूनेस। ठीक है, जैसे बहुत सिंपल मैंने जो ग्राफ यहाँ पे बनाया, ऐसे अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें तो देखिए, ग्राफ बनाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, और जो एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप ग्राफ यूं बनाओ, और आप, मैंने 3 ग्राफ बनाए यहाँ पर, ठीक है, तीनों ग्राफ में आपको क्या लग रहा है, ये एक पहला ग्राफ ऐसा है आपका जो इवन डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें अगर आप सेंट्रल वैल्यू के लेफ्ट और राइट साइड पे जाएंगे तो डेविएशन ऑलमोस्ट आपको इक्वल मिल रहा है। बट इन दीज टू केसेस, अगर आप इस और इस कंडीशन की बात करें, तो इज इट ए केस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बताइएगा। कोई भी नहीं है इसमें। अगर मैं ए लिख दूं, इसको मैं बी लिख दूं और इसको मैं सी लिख दूं, तो यहाँ पर जो कंडीशन आपको दी गई है कि जो फॉर्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो किस कंडीशन में है, तो ध्यान दीजिए कि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इवन है, कोई भी स्क्यूनेस नहीं है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा का, जहां पर तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज इक्वल है, व्हेन द वैल्यूज ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड आर नॉट इक्वल, तो ये तो हमारा सिमेट्रिकल वाला हो गया। लेकिन अगर वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी, और इस कंडीशन में भी ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने बोला कि मीन, मोड और मीडियन इक्वल है, तो हमने कहा भाई सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने इक्वल का साइन लगा दिया। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, तो या तो मीन हायर होगा, ठीक है, मीडियन से, और मीडियन हायर होगा मोड से, और या फिर मोड हायर होगा मीडियन से, और मीडियन हायर होगा मीन से। मतलब बहुत सिंपल समझिएगा कि या तो मीन हाईएस्ट होगा और या तो मोड हाईएस्ट होगा। देखिए, मीडियन हमेशा बीच में लाई करेगा, किसी भी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिले, मीडियन हमेशा बीच में लाई करेगा, लेकिन जो मोड और मीन की वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होंगी। और अगर ऐसी सिचुएशन हमें मिल रही जहां पर तीनों वैल्यूज बराबर नहीं है, कोई एक वैल्यू इसमें से मीन या मोड की, मतलब एक्स बार या फिर जेड की वैल्यू हाईएस्ट है, तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, या बोलो अनयूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मिटी नहीं है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में, किसी भी एक साइड पे डेटा हमारा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट। सो यहाँ पर इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक या स्क्यूड कंडीशन। स्क्यूनेस का मतलब होता है डेटा का इवन डिस्ट्रीब्यूशन ना होना, किसी भी डायरेक्शन में ये बायस्ड है।
ठीक है। अब देखिए कार्ल पियर्सन सर, जिनका नाम आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, बहुत ही फेमस बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, बहुत ही कंट्रीब्यूशन इनका इंपॉर्टेंट था आप कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल फील्ड में। इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी थी, बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे, जिसमें एक रिलेशनशिप ये भी है जो मीन मोड मीडियन के बारे में आपको बताता है, एज वेल एज इन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कोरिलेशन की कॉन्सेप्ट, जिसमें हम देखेंगे कि अगर दो वेरिएबल हमारे पास में है तो उन दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को भी कार्ल पियर्सन सर ने ही बताया था। ठीक है, तो हम लोग इनसे रिलेटेड आर का एक फॉर्मूला भी आगे भी डिस्कस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ आप इन तीनों फॉर्मूले पे फोकस करेंगे कि अगर हमारे पास मोड की वैल्यू है तो हम कैसे मीन या मीडियन की वैल्यू, या अगर हमारे पास मीडियन की वैल्यू है तो कैसे हम मोड की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं जिनको आपको थोड़ा सा मेहनत करके मेमोराइज करना होगा। ठीक है, अब आएंगे लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर की, एंड दैट इज ऑल अबाउट कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये भी फॉर्मूला बहुत छोटा सा है, बट इस पर भी क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, आगे करेंगे उसको भी हम लोग। कॉन्सेप्ट क्या दिए देखिए, व्हेन टू सेट्स ऑफ स्कोर कंबाइन इन ए सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपके पास दो सेट ऑफ वैल्यूज दी हैं और उसको आपको कंबाइन करके कोई भी वैल्यू तक पहुंचना है, then the mean of the combined distribution is weighted mean of the means of component। weighted mean का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल वैल्यूज के साथ जो वेटेज कनेक्टेड है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, एंड द वेट्स बीइंग टोटल फ्रीक्वेंसीज इन द कॉम्पोनेंट। जो आपको एग्जांपल दिया गया, इससे आपको और क्लियर आइडिया होगा कि एक्स बार दैट रिप्रेजेंट्स कंबाइंड मीन, आप लिख सकते हैं कि ये सी एम को रिप्रेजेंट कर रहा है, चीफ मिनिस्टर वाला नहीं, ये कंबाइंड मीन वाला है ना। सो n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि n1 n2 आपको पता है, n1 n2 आर टोटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ कॉम्पोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन, कि कितने नंबर्स हैं जो भी वैल्यूज आप ले रहे हो, एंड x1 एंड x2 आर द मीन्स ऑफ कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको गिवन होगी, ये वैल्यू गिवन होगी, कई बार आपको ये डेटा दिया होता है, ये डेटा दिया होता है, और कोई एक वैल्यू आपको पता करनी होती है। जनरली जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए उसमें आपको ये सारी वैल्यूज गिवन है और आपको कंबाइंड मीन पता करना है। बस यहाँ पर ना कई बार आप गड़बड़ करते हो कि n1 इंटू x1 इंटू कर देते हो और नीचे प्लस करने के बजाय इंटू कर देते हो, तो ये वैल्यूज आप सम करोगे ना, फ्रीक्वेंसीज तो सम ही की जाएंगी, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे ताकि x1 के साथ कितना वेटेज लगा हुआ है वो आप निकाल सको। ठीक है, तो ये दो छोटे से फॉर्मूले थे जो आपको मेमोराइज करना है, क्योंकि इन पर आपको छोटे से क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें सभी लोगों को? तो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम लोग वेरिएशन का, जिसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, और फॉर्चुनेटली ये एरिया आपका ऐसा है जिससे क्वेश्चंस आपको खूब मिलते हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स भी मिलते हैं, प्लस इसमें आपको ना ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि आपको ऐसे टेबल बना के दे दिया जाएगा, एक टेबल में आपको वेरिएंस दे दिया गया है ना, आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दे दिया गया, आपको मीन डेविएशन दे दिया गया, और इस कॉलम में आपको इनकी डेफिनेशन दे दी गई, एंड देन यू हैव टू मैच ऑल दीज वैल्यूज से कौन किसका एक्सप्लेनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको वेरिएंस वाले पार्ट में मिलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएंस की डेफिनेशन आपको बताई गई है, और इसका मतलब थ्योरेटिकल डेफिनेशन पढ़ने से पहले बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा। जैसे आपके पास मान लेते हैं कोई डेटा गिवन है, ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं, लेट्स ट्राई टू मेक अ ग्राफ जिससे आपको ज़्यादा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, हम ग्राफ बना रहे हैं और इसी ग्राफ से आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एक ग्राफ में मैं 3 कंडीशन शो करने वाली हूँ। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई, ठीक है, एक कंडीशन आपकी मान लेते हैं और इसको पॉइंटेड कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, वी हैव 3 कंडीशंस। इफ आई use condition number 1, suppose this is condition number A, right, this one is condition number B, and this one is condition number T, what do you think which one is more dispersed? A, B and C में कौन सा डेटा ऐसा है जो सबसे ज्यादा डिस्पर्सन शो कर रहा है, which one? यस, भावना, अनुष्का, सिंपल है, बस यही स्टोरी है डिस्पर्सन की। डिस्पर्सन में यू हैव टू फाइंड आउट कि आपका जो डेटा है वो कितना स्कैटर्ड है, जो सेंट्रल वैल्यू है ना उसके कितना वहां पर कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, कितना डिस्पर्स्ड है। जैसे सिंपल आप मानो कि एक क्लास है कोई, जिसमें मान लेते हैं एक टेस्ट लिया गया, और टेस्ट में एक, मान लीजिए क्लास 10th के स्टूडेंट थे और क्लास 12th के थे। अगर क्लास 10th में मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स 10 के अराउंड आए हैं, या 12 के अराउंड, या 15 के अराउंड आ गए हैं, क्लास 12th में बच्चों के मार्क्स आ गए हैं 10, किसी का 50 है, किसी का 60 है, और किसी का 120 है, बताइएगा कौन सा ज्यादा डिस्पर्स्ड है?
ऑब्वियसली 12th वालों का, है ना? जहाँ पर आपकी जो रेंज है वो जितनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा डेटा आपका डिस्पर्स कंसीडर किया जाएगा। तो यही आप पढ़ते हैं वेरिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्पर्सन में, कि जो डेटा आपके पास में है वो कितना इवनली या कितना जो है अनइवन तरीके से, कितना स्कैटर्डनेस उसमें ज़्यादा है या किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? तो इसके बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आप ये पता करोगे कि डेटा में स्कैटर्डनेस या डेटा में जो डिस्पर्सन है वो कितना है, ठीक है? तो पहले कुछ सिंपल सी डेफिनिशंस आपको दी गई हैं रिलेटेड टू वेरिएशन एंड व्हाई डू वी नीड दिस वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी की रिक्वायरमेंट क्यों है सिस्टम में? अगर वेरिएशन ना हो तो क्या नया इंडिविजुअल नहीं बन सकता है या कैरेक्टर्स में कुछ न्यूनेस नहीं आ सकती है? मतलब सिंपली आपको ये बताया गया है कि वेरिएशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपको इनकी कुछ डेफिनिशंस बताई गई हैं कि वेरिएबिलिटी इज़ एसेंशियली ए नॉर्मल कैरेक्टर। देखिए अगर मतलब वेरिएबिलिटी रिक्वायर्ड नहीं हो, जैसे अगर ह्यूमन बीइंग या मतलब सभी इंडिविजुअल की आप बात करो, ठीक है? तो हमेशा आप देखते हो ना कि नए हाइब्रिड्स बनाए जा रहे हैं, नई वैरायटी जनरेट की जा रही है, कैसे जनरेट की जा रही है? कुछ नए कैरेक्टर्स लेके आए जा रहे हैं, नए कैरेक्टर्स लाने का पर्पस क्या होता है? कुछ वेरिएशन क्रिएट करना, क्योंकि वेरिएशन में पॉसिबिलिटी होती है कि जो ऑलरेडी चीज़ें एक्सिस्ट कर रही हैं, उनसे कुछ नई चीज़ें निकल के आएँ, ठीक है? तो वही आपको बताया गया यहाँ पर बायोलॉजिकल कंडीशंस है क्लास में कि इफ यू कंसीडर वेरिएबिलिटी इट इज एसेंशियली ए नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द ऑकरेंस ऑफ वेरिएबिलिटी इज ए बायोलॉजिकल फिनोमेनन, है ना? वेरिएबिलिटी आपको मिलनी ही मिलनी है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेटिंग टू द एक्सटेंट टू विच ऑब्जर्वेशंस वेरी अमंग देमसेल्व्स। दो इंडिविजुअल या बहुत सारे इंडिविजुअल में आपस में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं, बाय द हेल्प ऑफ दिस वेरिएशन इसकी वैल्यू से आप ये चीज़ों को पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स आपको बताए गए हैं, जिनमें कुछ टाइप पे हम फोकस करेंगे। सो देयर आर बेसिकली 3 मेन टाइप्स ऑफ वेरिएबिलिटी। बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी पता है आपको, रियल वेरिएबिलिटी जो एग्जैक्टली एग्जिस्ट करती है, एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिएबिलिटी। कई बार क्या होता है कि जो डेटा है आपके पास, मान लीजिए 2 प्लांट की हाइट या उनसे रिलेटेड सारा ऑब्जर्वेशन आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है? एंड मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन कि दे आर टोटली सिमिलर, they do not have any kind of variability, any kind of difference, but just because of some experimental error we are getting some differences, like किसी के हमने 10 सेंटीमीटर हाइट मेजर कर ली और किसी के हमने मेजर कर ली 13.5, मे बी हमारे हमसे मिस्टेक हुई। तो ये किस वजह से हुआ? ये एक्सपेरिमेंटल वेरिएबिलिटी है। बात आ रही समझ में? और एक तो होगा रियल वेरिएबिलिटी होगी, और एक आपको पता है बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी। जैसे इंडिविजुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे ज्यादा हायर लेवल पे है, क्यों है? क्योंकि वो वेरिएबिलिटी क्रिएट करने का एक मेजर रीजन है, ठीक है? तो ये 3 तरीके की वेरिएबिलिटी एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेंगे और सभी का एक इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पे, ठीक है? अब आपको बताया गया है कि अगर वेरिएबिलिटी है सैंपल्स में या किसी भी डेटा में, अगर आपको डिस्पर्सन मिल रहा है, सो इज देयर एनी काइंड ऑफ मेथड, एनी काइंड ऑफ टेक्निक थ्रू व्हिच वी कैन फाइंड आउट दिस वेरिएबिलिटी? मतलब हम मेजर करेंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि ये ज्यादा मतलब वेरिएबल है या फिर ये इसमें वेरिएशन है या फिर ये यूनिफॉर्म है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस, कुछ मेथड्स आपको बताई गई हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, वेरिएबिलिटी एंड इट्स मेजरमेंट आर ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल साइंस, एंड द वेरिएबिलिटी ऑफ ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी जीरो ओनली व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल। आप समझ सकते हैं, ये कंडीशन पूछी भी गई थी एक बार आपके एग्जाम में कि अगर मान लें सभी का सभी डेटा, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि सभी इंडिविजुअल के मिल गए 10 नंबर, मान लेते हैं क्लास में टेस्ट ले लिया गया और आउट ऑफ 10 मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को मिल गए 10 मार्क्स, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, सभी को 10 आउट ऑफ 10 मिल गए। तो अभी हम क्या कहेंगे? हम कैसे बोलेंगे कि भाई ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है और ये बहुत एवरेज स्टूडेंट है? वी कैन नॉट से दैट, इजंट इट? जस्ट बिकॉज आवर डेटा इज टोटली यूनिफॉर्म, कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है? तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि जो वेरिएबिलिटी है ये टोटली क्या है? जीरो निकल के आ रही है। किस कंडीशन में होगा? ओनली व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल एंड इट टेक्स पॉजिटिव व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर अनइक्वल। और वेरिएबिलिटी की वैल्यू क्या होगी? एग्री, हाँ या ना? जो वेरिएबिलिटी है वो चेंज होगी और प्लस डायरेक्शन में चेंज होगी जैसे जैसे वेरिएशन इंक्रीज करेगा, जैसे जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे से वेरी करेंगे, वैसे वैसे ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव में होती जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, इट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट हाउ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन आर डिस्पर्स्ड around the mean of a large series, and they may also be called as measure of dispersion, variation, etc. For example, अगर हमने एक ग्राफ बनाया एंड इफ वी कंसीडर 30 एज इट्स मीन वैल्यू, ठीक है? एक ग्राफ हमने बनाया एंड सपोज एक्स बार इज 30, ठीक है? अब हमें क्या देखना है कि यहाँ कोई डेटा 20 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर मान लेते हैं 0 तक आ गए, और इधर हम बढ़े तो यहाँ पर आपको 40 मिल गया और आपको इस तरीके से 50 या 60 मिल गया।
तो अब इन्होंने क्या बोला कि अगर हमें वेरिएबिलिटी पता चल जाए, इट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट हाउ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज ग्रुप्स, ये जो ऑब्जर्वेशंस है ना, ये हमारे मीन डेटा से कितने डिफरेंट है। अब देखिए, अगर आप ना इसको यू बना दो, जैसे मैंने अभी 3 कंडीशंस बनाई थी, सपोज लाइक दिस, तो आपको नहीं लगता जो मीन वैल्यू होगी उससे बहुत डिफरेंस होगा स्टार्टिंग या एंड पॉइंट पे? मतलब जो डिस्पर्सन होगा, जो स्कैटरनेस होगी, जो वेरिएबिलिटी होगी, वो हाई होगी, बट नॉट इन दिस कंडीशन, इजंट इट? तो वही आपको बताया गया है कि अगर हमें मेजरमेंट हम कर लें, तो हम ये पता कर सकते हैं कि जो मीन वैल्यू है, जो सेंट्रल वैल्यूज हैं, उनसे हमारा डेटा कितना ज्यादा डिस्पर्स्ड है, राइट? अब देखेंगे हम लोग कि कितने तरीके के मेथड्स हैं थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट डिस्पर्सन और मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको देखिए डेफिनेशन दी गई है कि ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज डिजाइन टू स्टेट न्यूमेरिकली द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस वेरी ऑन द एवरेज। जो मैंने आपको बताया कि कोई भी एक इंडिविजुअल जो वैल्यू है, जो ऑब्जर्वेशन है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ हाइट हो, है ना, कोई भी आपको ट्रेड दिया हो, कोई नंबर दिया हो, किसी भी ट्रेड की आप बात करो, बस आप एक इंडिविजुअल डेटा को कंपेयर करोगे एवरेज डेटा से, और जिससे आप एग्जैक्ट वेरिएबिलिटी को कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपको दिया गया है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, एंड हियर वी हैव टू वैल्यूज, टू टाइप्स of measurement. First one is absolute measurement and second one is relative measurement. How they are different from each other? किसी को आइडिया है? Why we have two values? केवल हमारा एक से काम क्यों नहीं चल रहा है? अगर हम absolute dispersion पता कर ले तो relative की क्या जरूरत है? नहीं है आइडिया, कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगी। किसी को भी? रिलेटिव क्या परसेंट में एक्यूरेसी नहीं मिलेगी? ओके, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, मैं मेजर करते हैं, रिलेटिव को परसेंट में मेजर करते हैं। जैसे सिंपल ले लेते हैं एक एग्जांपल कि मैंने अभी, आप मान लेते हैं क्लास में समीक्षा को ले लिया और सौरभ को ले लिया। मान लो मैंने समीक्षा और सौरभ को, एक को 3 पेन दे दिए, दूसरे को 2 पेन दिए, ठीक है? समीक्षा को मैंने 3 पेन दे दिए, सौरभ को मैंने 2 पेन दिए। तो अभी क्या है, एक कंपैरेटिव अकाउंट है जिसमें सेम यूनिट में हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि समीक्षा के पास 3 पेन है और सौरभ के पास 2 पेन है, मतलब यूनिट्स आर सिमिलर, इजंट इट? वी आर कंपेयरिंग विद इन सेम यूनिट, इजंट इट? ठीक है। अब दूसरी बात करो कि अगर हमारे पास में दो ऐसी वैल्यू, मान लो हमने सौरभ को बुक दे दी और समीक्षा को पेन दे दिए, कैन वी कंपेयर इट दीज टू वैल्यूज इन सिंगल यूनिट, इजंट इट? कर सकते हैं हम लोग? सोचिए, नहीं कर सकते ना। तो यही कहानी है आपकी एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर की, कि एब्सोल्यूट मेजर में हम सिंगल यूनिट का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, बेसिकली सिंगल सीरीज में भी कर रहे होते हैं, और जब रिलेटिव मेजर की बात आती है तो यहाँ पर यूनिट का कोई गेम नहीं होता है। हम जब दो सीरीज हमारे पास में गिवन है और उनका रिलेटिव मेजरमेंट हमें पता करना होता है, तो हम जाते हैं किसके पास में? अपने रिलेटिव मेजरमेंट के पास में। और ऐसा नहीं क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे गए, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस पर भी पूछे गए हैं। इवन डेफिनेशन पूछी गई है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? फॉर्मूले नहीं पूछे गए, एग्जैक्टली न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे गए, लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो टेबल बना के पूछे जाते हैं वो इस पर भी पूछे गए हैं, ठीक है? तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट मेजर में यहाँ पर रेंज दिया गया है आपको, क्वार्टाइल डेविएशन दिया गया, मीन डेविएशन दिया गया, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया। इसके अलावा हम लोग वेरिएशन भी पढ़ेंगे। प्लस रिलेटिव मेजरमेंट में आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया गया, पूछा गया एग्जाम में आपके, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन दिया गया और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन दिया गया, ठीक है? तो वन बाय वन इन सभी को डिस्कस करेंगे, और सभी का अल्टीमेट एम यही है कि हमारे डेटा में जो डिस्पर्सन है, जो स्कैटरनेस है, उसको हम कैसे पता करें, ठीक है? तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिया भी गया कि व्हाट इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन, सो दैट आप कंपेयर कर सके। देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्सन इन एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू एंड एक्सप्रेस्ड इन प्योर नंबर। दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते। अगर दो यूनिट्स में चीजें दी हैं, अगर दो वैल्यूज गिवन है,
तो उनको हम केवल कंपेयर कर सकते हैं, सेम यूनिट में कंपैरिजन उनका पॉसिबल नहीं है। एंड रिलेटिव मेजर मे बी आल्सो यूज्ड टू कंपेयर द रिलेटिव एक्यूरेसी ऑफ डेटा, डेफिनेटली परसेंटेज में हो सकता है और भी फ्रैक्शंस में हो सकता है। तो यहाँ पर आपको रिलेटिव मेजरमेंट में चाहे आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कर रहे हो, मीन डेविएशन कर रहे हो, सब में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको सारे मेथड्स दिए गए हैं जिन पे क्वेश्चंस मेजॉरिटी पे पूछेंगे आपके एग्जाम में, है ना। रेंज है, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड लास्ट वन इज वेरिएंस। ठीक है, तो रेंज तो बहुत ही सिंपल है, आई होप सभी को पता है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे शॉप पे आप जाते हो तो आप कहते हो हमें इस रेंज से इस रेंज तक की चीजें, हमारे जो रेंज है वो इतनी है, हमें इस रेंज में ये सामान लेना है। सो रेंज आप कैसे बताते हो कि भाई हाईएस्ट हमारी जो है कैपेबिलिटी इतनी है, लोएस्ट इतनी है, यहाँ से शुरू होगा यहाँ पे खत्म होगा। मतलब अगर हम रेंज पता करें तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें रेंज पता चल जाएगी। ठीक है, तो रेंज जो है ना सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है वेरिएबिलिटी को, वेरिएशन को पता करने का, सिंपलेस्ट मेथड। ठीक है, सो रेंज इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ स्टडीइंग डिस्पर्सन एंड इट इज डिफाइंड एज द difference between the value of smallest item and the value of largest item including in the distribution, symbolically range is equal to L minus S। अब बताइए, आप स्टैट्स नहीं यूज करते, हर कोई स्टैट्स यूज करता है ना। इसलिए मैंने बोला था कि ये एक लेमैन वाला सब्जेक्ट भी है जो हर कोई यूज कर रहा है, नोइंगली या अननोइंगली। ठीक है, सो L इज लार्जेस्ट आइटम एंड S इज स्मॉलेस्ट आइटम। अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करना है, रिलेटिव मेजरमेंट पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस कर देंगे। तो चाहे तो आप ये फॉर्मूला दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द सिंपलेस्ट मेथड थ्रू व्हिच वी कैन कैलकुलेट वेरिएबिलिटी और वेरिएशन। सेकंड मेथड पे आएंगे जिसपे भी क्वेश्चन इसके फॉर्मूले पे पूछा गया है आपके एग्जाम में। और कॉन्सेप्ट क्या है इसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वार्टाइल डेविएशन को समझिए, क्वार्टाइल डेविएशन और क्वार्टाइल रेंज। तो उससे पहले ना क्वार्टाइल समझिए, जैसे आई होप क्वार्टाइल का भी आइडिया आपको होगा। जैसे कोई डेटा आप बोलते हो ना 100%, मतलब आप क्या बोलते हो कि 100 डिजिट्स हैं यहाँ पर। अगर 100 डिजिट्स हैं तो आप क्या कर सकते हो, इसको 50 25 में डिवाइड कर सकते हो। क्यों, अगर आप 100% की बात करो या 100 डिजिट की बात करो जिसमें आप परसेंटेज या कोई भी डेटा कैलकुलेट करते हो, तो इसको आप 4 उसमें डिवाइड कर सकते हो। ये 25% हो गया, दिस वन इज 25%, दिस वन इज 25%। इन अदर वर्ड्स वी कैन से ये हो गया 25%, ये क्या हो गया 50%, ये क्या हो गया 75% और ये हो गया 100%। बात आई समझ में सभी को, हाँ या ना। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं Q1, Q2 और Q3। Q1, Q2 एंड Q3, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 एंड क्वार्टाइल 3। ठीक है, अब इसी का डिफरेंस हमें पता करना है। तो जैसे रेंज में आप क्या करते हो, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करते हो, इजंट इट। L माइनस एस किया था हमने, S माइनस L तो किया नहीं था। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, Q3 माइनस Q1 करोगे। थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल का डिफरेंस आप पता करोगे। ठीक है, जो क्वार्टर आप पढ़ते थे वही क्वार्टाइल है, यहाँ पे कुछ और भी डिफरेंट चीजें नहीं है, बस उसको एक टर्म दे दिया गया स्टैट्स के फॉर्म में, तो इसलिए ये वैल्यूज आपको मिल रही है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिएगा, द इंटर क्वार्टाइल रेंज कैन बी डिफाइंड एज द रेंज विच इंक्लूड द मिडिल 50%। मिडिल 50% कैसे, वो आपने क्या किया, Q3 में से Q1 घटा दिया, जो Q3 की वैल्यू थी उसमें से Q1 हटा देंगे तो बीच का 50% आएगा नहीं आएगा। एग्री कर रहे हैं सभी लोग, मैंने इसीलिए आपको बना के दिखाया, देखो 25 25 25। अगर आप Q3 माइनस Q1 कर देंगे देन विल गेट दिस वैल्यू, इजंट इट। तो हम क्या करेंगे, लोअर एंड अपर एक्सट्रीम को रिमूव कर देंगे। बात सभी को क्लियर हो रही है ना, यस तो में रिप्लाई करते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया कि द इंटर क्वार्टाइल रेंज can be defined as a range which includes the middle 50% of the distribution, that is 1/4 of observation at lower end and another quarter of observation at upper end of the distribution are excluded in computing the interquartile range, and in other words interquartile range represent the difference between third quartile and first quartile symbolically। क्योंकि अगर हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज पता करना है देन वील यूज दिस Q3 एंड Q1, मतलब थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल को यूज करेंगे और उनके डिफरेंस को पता करेंगे। ठीक है, सो दिस इज इंटर क्वार्टाइल रेंज, बट हाउ डू वी कैलकुलेट दिस क्वार्टाइल डेविएशन, हमें तो डेविएशन पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, Q3 माइनस Q1
अपॉन 2 करेंगे. So very often interquartile range is reduced to form the semi-interquartile range, or we can also call it quartile deviation by dividing it 2. ठीक है. Symbolically QD is equal to quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 upon 2, and quartile deviation gives the average amount by which two quartile differ from the median. ये point important है. ठीक है. अभी एक मैं आपको ग्राफ दूंगी जो शायद आपकी बुक में ना हो, उसको ऐड कर लीजिएगा. ठीक है. तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया कि जो क्वार्टाइल डेविएशन है gives an average amount by which the two quartile differ from the median. m की वैल्यू से कितना डिफरेंट है, जो मिडिल पॉइंट है. And in asymmetric distribution the two quartile Q1 and Q3 are equidistant from the median. As such difference can be taken as a measure of dispersion, where median plus minus QD it covers exactly 50% of the observation. अब एक छोटा सा ग्राफ आपको दिया गया है जिसको देख के आपको आइडिया लगेगा कि मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ. अगर आप ध्यान से देखो, देखिए द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज denoted by Q is defined as one half of the distance between first quartile Q1 and third quartile. तो हमने किया क्या, Q3 minus Q1 upon 2 कर दिया. Q जो कि क्या हो गई, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया है ना. क्वार्टाइल रेंज था आपका Q3 minus Q1 और क्वार्टाइल डेविएशन आपका हो गया अपॉन 2. अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमने ये कोई भी डेटा आप ले लो, ठीक है, कोई भी XYZ आप डेटा ले लो. यहाँ पर तो आपको एक सिमेट्रिक डेटा दिया हुआ है, तो हमें क्या मिला, ये 25% की वैल्यू हो गई, ये मिड 25% हो गया, ये 25% हो गया, ये 25% हो गया. अब डोंट यू थिंक दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीडियन? हाँ या ना? ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी भाई, मिडिल वैल्यू ही तो है ये, तो ये मीडियन का रिप्रेजेंटेटिव होगी. और इसीलिए इसको हम मीडियन से कंपेयर भी करते हैं. तो Q इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. ठीक है. तो जो ये वाली रेंज है उसका ये रिप्रेजेंटेटिव होगा. ये एक फॉर्मूला भी दिमाग में याद रखिएगा, एंड हाउ इट इज कनेक्टेड विद मीडियन, ये पॉइंट भी दिमाग में रखिएगा. ठीक है. नेक्स्ट आएंगे, ये जो फॉर्मूला है वो आप यूज करोगे जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे. ऑल्दो अभी कुछ सालों से, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कुछ सालों से आपके एग्जाम में कंपेरेटिवली जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा कम पूछा जाता है. बट यू नेवर नो कब चीजें वो पूछ लें, तो आप कोशिश करेंगे कि आप अपनी तैयारी पूरी रखें, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चंस में आप है ना 4-5 क्वेश्चन करने की स्थिति में रखें. समीक्षा वांट टू मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, क्वार्टाइल क्वार्टाइल रिपीट कर दे. ठीक है समीक्षा. देखो समीक्षा, मैंने सिंपल बताया, जैसे क्वार्टाइल आप नहीं करते हो ईयर्स में, फर्स्ट क्वार्टाइल सेकंड क्वार्टाइल, वैसे यहाँ पर भी हमें करना है. तो हमने 100 की डिजिट हम लेते हैं भाई, 100% हम लेते हैं कोई भी वैल्यू. तो 100% अगर हम ले तो हम क्या बोलते हैं कि फर्स्ट क्वार्टाइल ये हो गया, ठीक है, सेकंड क्वार्टाइल आपका ये हो गया, और थर्ड क्वार्टाइल आपका ये हो गया. ठीक है. तो हम जब क्वार्टाइल का डिफरेंस पता करते हैं तो हम क्या करते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट क्वार्टाइल पता करते हैं. तो ये हो गई क्या, इंटर क्वार्टाइल रेंज. क्वार्टाइल रेंज मैंने लिख दिया, इंटर क्वार्टाइल रेंज लिख दिया. तो हमने क्या किया, हाईएस्ट क्वार्टाइल माइनस लोएस्ट क्वार्टाइल की वैल्यू कर ली. इस अगर ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली इसमें से अगर आप ये माइनस करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी. तो हमारी वैल्यू क्या होगी, आउटर एंड जो लोअर एंड हायर वैल्यू होगी उसको हम एक्सक्लूड करेंगे. तो ये आपकी कॉन्सेप्ट हो गई इंटर क्वार्टाइल रेंज की. अगर आपको QD पता करना होगा तो सिंपल आप क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 कर देंगे. तो ये 2 फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं समीक्षा, दैट्स इट. बाकी क्वार्टाइल यही है, क्वार्टाइल का और कोई कॉन्सेप्ट और कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है क्वार्टाइल का. समीक्षा क्लियर है बेटा? ठीक है. नेक्स्ट आएंगे मीन डेविएशन. मैं आपको बता रही थी कि मीन डेविएशन कैलकुलेट करना होगा आपको जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चंस निकालेंगे. डायरेक्टली इस पे क्वेश्चंस कम आए हैं जहाँ तक मुझे मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, बट इसका यूज जब आप इस SD में करेंगे तो वहां पर चीजें आपको मिलेंगी. हाँ, इस पे क्वेश्चन थेरेटिकल आपको मिलेंगे कि आपको जैसे कॉलम वाली टेबल बना के दे दिया जाएगा कि मीन डेविएशन आप कब कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. अब मीन डेविएशन की थ्योरी समझने से पहले ना इसकी कॉन्सेप्ट को समझिए कि वाई एंड हाउ डू वी कैलकुलेट दिस मीन डेविएशन, ज़रूरत क्या है और कैसे करते हैं इस चीज़ को. तो जैसे कोई भी डेटा ले लेते हैं, मान लीजिए इस तरीके से एक ग्राफ फिर से बनाते हैं, और एक डेटा हमने ले लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इसी डेटा को मान लेते हैं एक टेबल पे हमने रख दिया कुछ ऐसे करके. ठीक, ऐसे मैंने इसलिए लिखा कि मान लेते हैं यहाँ पर 10 वैल्यू दी है, और 10 को हमने मान लिया कि ये क्या है, हमारा एक्स बार है सपोज. ठीक है, एक्स बार है हमारा 10, और हमें 10 के आसपास इसी, मान लीजिए इसी डेटा को हम यहाँ पर लिख रहे हैं,
तो यहाँ पर मान लेते हैं वैल्यू 10 हो गई, विच वॉज मीडियन एक्स बार, विच वॉज मीन। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए हमें मिल गया 12, यहाँ पर हमें मिल गया 14, यहाँ पे मिल गया हमें 20, यहाँ पे हमें मिल गया 2, यहाँ पे मिल गया 4, यहाँ पे मिल गया 8 और यहाँ पर ठीक है 8 मिल गया। तो हमारे पास 3 डिजिट यहाँ हो गई और हमारे पास 3 डिजिट यहाँ हो गई। अब हमें पता क्या करना है कि जो मीन की वैल्यू है ना, उससे जो बाकी की वैल्यूज है उनमें कितना डेविएशन है। बात आ रही समझ में? देखो लॉजिक समझो तो डेफिनेशन समझ में आएगी और क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। मैंने क्या बताया कि जो हमारी इस ओवरऑल डेटा की अगर मीन वैल्यू, सपोज जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है इसको, कि मान लेते हैं अगर इस डेटा का जो मीन वैल्यू है वो 10 है, इसके आगे भी वैल्यू हो सकती है और इसके और आगे भी वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, ये यही एंड लिमिट नहीं है। तो अगर ये वैल्यू 10 है और अगर हमें पता करना है मीन डेविएशन, ठीक है, तो मीन डेविएशन का मतलब क्या है कि जो मीन की वैल्यू हमें एक्स बार वाली दी है, वो एक्स बार वैल्यू हमारी बाकी x1 से, x2 से, x3 से, x4 से कितनी ज्यादा या कितनी कम है। आपको नहीं लगता है कि कुछ वैल्यूज ज्यादा होंगी और कुछ वैल्यूज कम होंगी? वी आर टॉकिंग अबाउट मीन। भावना, है ना? मैंने जो सवाल पूछा भावना, उस पर ध्यान दो। मैंने क्या पूछा आपसे कि जो मीन की वैल्यू होगी, मीन की वैल्यू हमेशा मिड में लाई करेगी। तो मीन से हमेशा आपके पास कुछ डेटा ऐसा होगा जिसकी वैल्यू मीन से ज्यादा होंगी, कुछ डेटा हमेशा आपके पास में ऐसा होगा जिसकी वैल्यू मीन से कम होगी। इजंट इट? इज इट क्लियर? बात सभी को आ रही समझ में? अब देखो इसी के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आपकी छुपी है, वो ये है कि अगर आपके पास कुछ वैल्यूज प्लस में हैं और कुछ वैल्यूज हैं, मतलब कुछ वैल्यूज हायर हैं और कुछ वैल्यूज लोअर हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि अगर आप मीन का डेविएशन पता करने जाएंगे कि मीन से हमारी बाकी डेटा कितना डेविएटेड है, तो कुछ वैल्यूज आपको प्लस में मिलेंगी, कुछ वैल्यूज आपको माइनस मिलेंगी, हाँ या ना? कुछ वैल्यूज आपको मिलेंगी प्लस में और कुछ वैल्यूज आपको मिल जाएंगी माइनस में। अब यहीं पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि व्हेनेवर वी कैलकुलेट एमडी, मीन डेविएशन, ठीक है, तो हमें साइन से मतलब नहीं होता है, प्लस या माइनस साइन से हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है कि जो मीन की वैल्यू हमें गिवन है उससे बाकी का डेटा हमारा कितना स्कैटर्ड है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, वो प्लस में है माइनस में है, डजेंट मैटर। बात सभी को आ रही समझ में? अब आप फॉर्मूला देखेंगे तो आपको और चीजें क्लियर होंगी। देखिए मीन डेविएशन इज आल्सो नोन एज एवरेज डेविएशन। व्हाई डू वी यूज दिस एवरेज डेविएशन वर्ड? एवरेज इज जस्ट फॉर व्हाट? मीन। कौन से मीन के लिए? याद करिएगा, फॉर एएम स्पेशली, अरिथमेटिक मीन के लिए, क्योंकि एवरेज हम यूज करते हैं मीन के कैलकुलेशन के लिए, हम एवरेज वर्ड यूज करते हैं। एंड इट इज द एवरेज डिफरेंस बिटवीन द आइटम इन अ डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मीडियन और मीन ऑफ दैट सीरीज। ठीक है, कि जो भी वैल्यूज हमें गिवन है उनकी मीन या मीडियन वैल्यू क्या है, उससे हमारी बाकी के जो ऑब्जर्वेशन है वो कितना वेरी कर रहे हैं, कितने कम है, कितने ज्यादा है, उस डिजिट को हमें पता करना है। सो अरिथमेटिक मीन इज मोर फ्रीक्वेंटली यूज एंड दैट इज व्हाई वी यूज दिस एवरेज डेविएशन वर्ड, है ना? आप समझ रहे हैं? जो अरिथमेटिक मीन है ना, इसी के लिए एवरेज वर्ड जनरली हम लोग यूज करते हैं। So arithmetic mean is more frequently used in calculating the value of average deviation, and this is the reason why it is more commonly known as mean deviation, just because we use mean value to calculate mean deviation. That is why it is also known as mean deviation. Now try to understand this formula, that is MD is equal to 1 by n summation x minus x bar, right? So n is number of sample. I hope you are getting this point. Number of sample मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने फिशेस हैं, कितने प्लांट्स हैं, वट एवर इट इज, जो भी तरीके का डेटा आप ले रहे हो उसके नंबर्स कितने हैं सैंपल के, दैट रिप्रेजेंट्स एन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज एक्स बार, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एंड इसको हम पता कैसे करेंगे? तो आप देखिएगा, एक्स बार रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्स रिप्रेजेंट द ऑब्जर्वेशन। एक्स रिप्रेजेंट द ऑब्जर्वेशन मतलब क्या है? देखिए आप ना एक फॉर्मूला पता करते हो, जैसे आपने एक्स लिख दिया तो एक्स तो हो गया ना, x1 की वैल्यू हो गई, x2 की वैल्यू हो गई, x3 की, ये जैसे आपने लिखा था ना अभी 10 हो गया, 12 हो गया, और ये दूसरे साइड पे अगर आप जाओ तो ये 4 भी हो गया, और x बार तो फिक्स है ना, 10 है, हाँ या ना? बात आई समझ में? तो कई बार क्या होगा, 2 माइनस 10 लिखोगे और कई बार आप लिखोगे 12 माइनस 10। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई -8, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई 2, इजंट इट? तो हमें ये माइनस प्लस को यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है,
मीन डेविएशन में हमारा सिंपल सा फोकस होता है कि जो मीन की वैल्यू है उससे हमारा बाकी का डेटा कितना डिफरेंस है, कितना डिस्पर्स्ड है. सो वी जस्ट फोकस ऑन वैल्यू, वी डू नॉट फोकस ऑन साइन कि प्लस है कि माइनस है, इससे हमें मतलब नहीं है. जब हम एसटी कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर ये चीजें कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो इंडिविजुअल का आप क्या करें, एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट करेंगे, फिर आप क्या कर लेंगे, सिग्मा समीशन एक्स माइनस एक्स बार, मतलब सारी वैल्यूज को आप सम कर देंगे एंड एन से इसको डिवाइड कर देंगे. क्लियर है कॉन्सेप्ट सभी लोगों को? जो मैंने यहाँ पर सीक्वेंस आपको दिया था इसमें अगर आप जाओ तो आप क्या करोगे, एक्स माइनस एक्स बार करते जाओगे. 12 माइनस 10 है ना, 14 माइनस 10, 20 माइनस 10, 8 माइनस 10, 4 माइनस 10, 2 माइनस 10, सब करके आप क्या कर लोगे, समेशन कर लोगे, ऐड कर लोगे और फिर आप एन से डिवाइड कर दोगे. देन यू विल गेट मीन डेविएशन वैल्यू. क्लियर सभी को? फटाफट से बताइएगा चैट बॉक्स में. ओके स्तुति, झरना, सौरभ, श्रेया, भावना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर. नेक्स्ट पॉइंट है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, जहां पे आप रिलेटिव मेजरमेंट की बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा भाई, पूछा गया आपके एग्जाम में कि हाउ डू वी कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन. सो द रिलेटिव मेजर करस्पॉन्डिंग टू द मीन डेविएशन इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन. अगर आपको रिलेटिव मेजरमेंट कैलकुलेट करना है देन विल गो विद CO, coefficient of mean deviation, and it is obtained by dividing mean deviation by a particular average used in computing mean deviation, that could be median, right? So if mean deviation has been computed from median, the coefficient of mean deviation shall be obtained by dividing mean deviation by median. अगर हमने मीडियन से पता किया है तो मीडियन यूज करेंगे और बाकी आपकी जो मीन डेविएशन की वैल्यू होगी वो एज इट इज आप यहाँ पे रखेंगे. ठीक है, तो फिलहाल ये जो फॉर्मूला है इसको एटलीस्ट याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में पूछा गया है. ठीक है, नेक्स्ट आएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, जिस पर आपको छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स मिलते हैं और इस पर आपको क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी मिलता है. ये आपका मतलब स्टार मार्क कर लीजिएगा. दो चीजें जो आपके इसमें है पूरे में, एक तो एसडी पे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, दूसरा वेरिएंस पे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, क्योंकि वेरिएंस में बहुत सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे और अलग अलग कंडीशंस आपको मिलती. तो ये दो तो काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सभी पे क्वेश्चंस आए हैं, बट एसटी और वेरिएंस का जो पार्ट है ये अपने आप में ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का पहले तो फॉर्मूला देखते हैं फिर आएंगे इक्वेशन पे. फॉर्मूले से कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे. दिया क्या है, सिग्मा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका रिप्रेजेंटेशन है सिग्मा से करते हैं, अंडर रूट है एंड समेशन. ध्यान से अगर आप देखेंगे तो स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन एन आपको दिया गया है. अब हाउ डू वी कैलकुलेट दिस स्मॉल एक्स, ये आपके लिए चैलेंज है. तो ये एक्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा. देखिए हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, समझिए थोड़ा सा. जैसे मान लेते हैं हमें दिया गया कि x1 के पास, x2 मान लेते हैं 4 मेंबर थे, x4 मान लेते हैं किसी कंपनी में जॉब करने वाले ये सारे लोग हैं. ठीक है, जिनके अंडर काम करने वाले कुछ 10 लोग हैं, कुछ 12 लोग हैं, कुछ 4 लोग हैं, कुछ 2 लोग हैं और मान लेते हैं कुछ एक बंदा है सपोज. ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये डेटा दिया है जो जिससे ये इंडिविजुअल रिलेटेड है, इजंट इट. ठीक है, अब अगर हमें पता करना है क्या, एसडी पता करना है. ठीक है, तो पहले जो कुछ भी डेटा आपको गिवन है ना यहाँ पे कि 10 है, 12 है, 4 है, 2 है, 6 है, ये तो आपको क्या दिया, ये आपको एन दिया हुआ है ना, ये पूरा आपको एन दिया हुआ है. अब अगर आप इनका टास्क आवर या कुछ भी इस तरीके से कंसीडर कर लो, जो वैल्यू आपको मान लो, जैसे देखिए दो चीजें होती है ना, आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हो कि एक आपको एन दिया होता है जो नंबर ऑफ सैंपल को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा उसके थ्रू किया गया टास्क या उससे रिलेटेड जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया हो. ठीक है, तो अगर आपने देखा तो आपने ये देखा कि x1 था, x2 था, x3 था, x4 था, x5 था. तो अगर आप n की बात करो तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 5 लोग हो गए. ठीक है, तो ये तो आपका n हो गया कि नंबर ऑफ पीपल कितने थे और उनके साथ जो लोग कनेक्टेड थे और उनके साथ जो भी डेटा कनेक्टेड था, जो x की वैल्यू थी वो कितनी हो गई, 10 हो गई, 12 हो गई, 4 हो गई, 2 हो गई, 1 हो गई. तो ये तो आपका x हो गया. जैसे सिंपल कि 10 स्टूडेंट्स थे, 10, एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 10 स्टूडेंट्स थे जिसमें किसी को 10, किसी को 20, किसी को 30, किसी को 40 नंबर मिल गए. सो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 10, तो n इज इक्वल टू 10 और x क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू 10, x2 इज इक्वल टू 20. ये बात सभी को आ रही समझ में, हाँ या ना?
तो ये तो देखिए x1 x2 की वैल्यू हो गई, और अगर आपको ऐसे x1 x2 की बहुत ढेर सारी वैल्यू दी है 10 20 30 40 50 60, तो इससे आप क्या पता कर सकते हो, x बार पता कर सकते हो, हाँ या ना? We can easily find out x bar with this whole data, isn't it? And then we'll find this x minus x bar. और इससे हम क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल से x माइनस एक्स बार x माइनस एक्स बार x माइनस एक्स बार करके हम स्मॉल x पता करेंगे। तो जो x माइनस एक्स बार है ना, ये स्मॉल x का रिप्रेजेंटेशन है। तो स्मॉल x को पता करने के लिए आपको सबसे पहले मीन पता करना होगा, और मीन पता करने के बाद आप हर एक इंडिविजुअल सैंपल से उसका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, और जिसके बाद आप निकालेंगे स्मॉल x। बात आई समझ में? x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, जहां पे x क्या है, सैंपल है, जो डेटा का जो मतलब जो डेटा दिया है वो एग्जैक्टली आपका है, और x बार क्या है, ये मीन की वैल्यू है। ठीक है, बहुत बार आप क्या करते हैं, स्मॉल x को ना यही ले लेते हैं कि 10 स्टूडेंट में एक को मिले 10 नंबर 20 नंबर, ये नहीं है x, है ना, ये स्मॉल x नहीं है, ये इसकी वैल्यू है। इससे जब आप मीन माइनस करोगे तब आपका स्मॉल x निकल के आएगा। ठीक है, और ये गलतियां करते हैं जनरली आप लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए इसका डेफिनेशन कि इट इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ डिस्पर्सन। ये लाइन मार्क कर लीजिएगा कि जो डिस्पर्सन मेजर करने का जो सबसे बेहतर तरीका है, एडवांस तरीका है, जो जनरली जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई करोगे, जब अपनी रिसर्च करोगे, तो एसटी आप जरूर कैलकुलेट करोगे, मतलब मेजॉरिटी एक्सपेरिमेंट में आप एसडी को कैलकुलेट ही करोगे। ठीक है, तो जो डिस्पर्सन है, जो डेविएशन है, उसको पता करने का सबसे बेहतर मेथड है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। It is also known as root mean square deviation for the reason that is it the square root mean of square deviation from arithmetic mean. Don't you think ये वैल्यू हमने कैसे पता की थी? With the help of mean deviation. क्या किया था हमने mean deviation में, याद करिएगा, summation 1 upon n x minus x बार ही तो किया था, याद आ रहा है? वापस जाइए अभी जो डेफिनेशन हमने देखी, और उसी वैल्यू का हमने क्या कर दिया, अंडर रूट कर दिया, कुछ और नहीं किया है। आपको नहीं लग रहा है? इसी वैल्यू का तो हमने अंडर रूट किया है ना? तो वही डेफिनेशन में भी यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये क्या है, स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द अरिथमेटिक मीन, जिसको हम ग्रीक लेटर सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन एन, n total number of observation, total number of samples, and small x can be calculated with the help of x minus x bar। बताइएगा, इतनी चीजें सभी को क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, एक कंडीशन आपको दी गई है यहाँ पर कि अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, जैसे आपको सैंपल साइज दिया होता है ना कि 50 लोगों का कोई डेटा आपको दिया गया, या 50 प्लांट्स का डेटा दिया गया, या 10 प्लांट्स का डेटा अगर आपको दिया गया, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में एक सिंपल सी कंडीशन और आपको दी गई है कि व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर लेस देन 30, देन ये डेटा में हम क्या कर देते हैं, n-1 ऐड कर देते हैं। तो ये एक छोटी सी कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और है जिस पे आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस चूंकि अभी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ लीजिए, इससे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है, कंडीशंस क्या आपको दी गई हैं कि जो मीन डेविएशन है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों से आप क्या पता करते हैं, डेविएशन की वैल्यू पता करते हैं। तो मीन डेविएशन क्यों बेहतर नहीं है, हमें एसडी की जरूरत क्यों पड़ी, स्टैंडर्ड डेविएशन पता करने की जरूरत क्यों पड़ी? याद करिएगा, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब आप मीन डेविएशन पता करते हैं ना, तो आप साइन को कंसीडर नहीं करते हैं कि प्लस ज्यादा है माइनस कम है, या डिफरेंस एग्जैक्टली किस उसमें है, ज्यादा है वैल्यू या कम है। ये मीन डेविएशन में हमारा पर्पस नहीं होता था। मीन डेविएशन में क्या था कि डेविएशन है तो कितना है, 10 का है, 12 का है, 2 का है, 4 का है, एक डेविएशन की वैल्यू पे हम फोकस कर रहे थे। एसडी में हम क्या करेंगे, इसके सिंबल पे भी फोकस करेंगे। ठीक है, और ये बेहतर कंसीडर किया जाता है इसीलिए। दूसरी चीज, जब हम मीन डेविएशन पता करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो मीन डेविएशन में हम दोनों वैल्यूज यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज एक्स बार मतलब मीन, एज वेल एज वी कैन यूज मीडियन। ठीक है, बट फॉर एसटी कैलकुलेशन वी ओनली यूज एक्स बार, मीन डेविएशन यूज, मतलब मीन की वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पर मीन डेविएशन के थ्रू स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए जितने भी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं कि बोथ दीज मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन आर बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डेफिनेटली हम हर एक आइटम को कंसीडर करते हैं टू कैलकुलेट दिस स्टैंडर्ड या मीन डेविएशन,
एंड तीनों डिफरेंसेस आपको बताए गए हैं कि algebraic sign are ignored while calculating mean deviation. We can ignore plus or minus sign while we calculate mean deviation, whereas in the calculation of standard deviation signs are taken into account. Then when we calculate ST standard deviation value, then we consider plus or minus. और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप इग्नोर कर देंगे तो क्वेश्चन आपके गलत सॉल्व होंगे. नेक्स्ट देखिए, mean deviation can be computed either from median or from mean, but this is for MD, mean deviation, but for standard deviation is always computed from the arithmetic mean, that is also known as average, because the sum of square of deviation of items from arithmetic mean is the least. क्योंकि यहाँ पर हम AM को ही कंसीडर करते हैं जो हमें बेस्ट आइडिया देता है. ठीक है, ये डिफरेंस क्लियर हुए सभी लोगों को, बताइएगा. तो आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे, वेरिएंस पे. चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे. इसमें कई सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे और फॉर्मूले पे क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ा सा करके रखिएगा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, वेरिएंस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन. बहुत इजी है. अगर आपको मीन डेविएशन की वैल्यू पता है तो आप एसडी पता कर सकते हो, और एसडी पता है तो आपको सिंबल सिग्मा स्क्वायर करना और कुछ नहीं करना है. वेरिएंस के लिए आपको एसडी स्क्वायर करना है. एसडी आपको दिया होगा, नहीं दिया होगा तो डेफिनेटली आपको एमडी दिया होगा. एमडी भी नहीं दिया होगा तो आपको x की वैल्यू दी गई होगी, x की वैल्यू दी गई होगी और n की वैल्यू दी गई होगी, जिससे आप x बार पता कर लोगे. अगर आप x बार पता कर लोगे तो आप md पता कर लोगे, md पता कर लोगे तो आप स्क्वायर रूट से स्टैंडर्ड डेविएशन पता कर लोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पता कर लोगे तो आप वेरिएंस पता कर लोगे. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट देखिए, वेरिएंस इज इक्वल टू एस डी स्क्वायर वेर v इज इक्वल टू 2df. एग्जैक्टली ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है. डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का एक तरीका होता है जो मैं आपको अनोवा पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी. ठीक है, सो यहाँ पर आपको दिया गया कि व्हाट इज डीएफ. डीएफ एग्जैक्टली आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने क्लासेस में है, उससे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हो. ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि क्लास में 10 स्टूडेंट थे, जिसमें से 10 स्टूडेंट को अगर मैंने मान लिया 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, तो 3 ग्रुप क्लास हो गई ना, कि एक क्लास में 3 बच्चे, दूसरे क्लास में 3 बच्चे, तीसरे क्लास में मान लेते 4 स्टूडेंट. तो हमारे पास ग्रुप्स कितने हो गए? 3 ग्रुप्स हो गए. एक में 3 स्टूडेंट, दूसरे में 3 स्टूडेंट और तीसरे में 4 स्टूडेंट. तो इससे मतलब जितनी कोई भी डेटा आपका कितनी क्लास में डिवाइड है ना, उससे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम पता करते हो. तो n-1 का एक फॉर्मूला है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ वी कैन कैलकुलेट दिस whole data by two methods when the data sets are separated and when the data sets are combined. कि अगर हमें जो डेटा गिवन है वो कंबाइंड दिया है या हमें इंडिविजुअल सीरीज का डेटा दिया है. बहुत ही सिंपल है कि हमें कई मिक्स डेटा दिए हुए हैं या फिर हमें इंडिविजुअल सीरीज का डेटा दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से हम जो वेरिएंस की वैल्यू है वो पता करते हैं. और स्टार मार्क कर लीजिए बुक में, ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें क्वेश्चंस पूछे गए आपके एग्जाम में. बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स, लेकिन अगर कंडीशंस आपको क्लियर नहीं है तो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे. ये चीज ध्यान रखिएगा. ठीक है, सो देयर आर 4 कंडीशंस फॉर मेजरिंग कंबाइंड वेरिएंस. फर्स्ट, इफ द सैंपल इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वेशन. ठीक है, मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशन आपको दी हैं उन सभी के सैंपल्स क्या है? सेम है. क्या ध्यान दीजिएगा, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू xn. मतलब आपको दे दिया गया कि 10 स्टूडेंट थे. ठीक है, पहले को मिले 10 नंबर, दूसरे को मिले 10 नंबर, है ना, तीसरे को मिले 10 नंबर. मतलब जो ऑब्जर्वेशन थी, हम सैंपल की बात नहीं करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ सैंपल्स. ठीक है, इफ द सैंपल इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वेशंस. समझ रहे हैं ऑब्जर्वेशन का मतलब? समझ रहे हैं ना, जो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं तो सारे अगर वैल्यूज सिमिलर हैं तो उस कंडीशन में फॉर्मूला हमारा हो जाएगा n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n3 इंटू सिग्मा 3 स्क्वायर. और जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे. बट ध्यान दीजिएगा, यही सेम फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा अगर सैंपल साइज डिफरेंट होगा. ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले में ध्यान दीजिएगा कि इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज सेम फॉर दैट इज ऑल द सेट्स, मतलब सभी के लिए अगर इक्वल है, क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. आई होप आप समझ पा रहे हैं इसमें. देखो, अगर मैंने लिखा 10 स्टूडेंट्स, ठीक, तो n क्या हो गया? n इज 10. बात आई समझ में? और मैं लिखा कि 10 स्टूडेंट्स में पहले को मिले 10, दूसरे को मिले 20 मार्क्स, तो ये इनकी सैंपल वो हो गई, इनका ये इस इंडिविजुअल से रिलेटेड ये डेटा हो गया.
तो ये आपका ऑब्जर्वेशन सेट हो गया ना, ये बात सभी को आ रही समझ में। तो यहाँ पे लिखा गया इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि कितने लोग हैं, 10 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट हैं, आई होप इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम होगा तो फॉर्मूला आपका फटाफट से चेंज हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/4 x बार 1 माइनस x बार 2 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी, इससे आप निकालोगे एमडी, फिर आप निकालोगे एसडी और फिर आप निकालोगे वेरिएंस की वैल्यू। सौरभ नहीं समझ में आया फिर से बता दे रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। देखो दो कंडीशंस लेते हैं जिनसे इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जस्ट अ मिनट। देखो जैसे सौरभ मान लेते हैं कि हमारे पास क्लास में 10 स्टूडेंट है, ठीक है। मैंने लिखा 10 स्टूडेंट है, एक सीरीज में, दूसरी सीरीज में हमने लिखा 10 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं दे आर सिमिलर। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस सीरीज में 10 स्टूडेंट्स थे और इस सीरीज में भी 10 स्टूडेंट थे, तो हम क्या लिख सकते हैं सौरभ, n1 इज इक्वल टू n2, कैन वी राइट दिस, बताइएगा। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है कि इसमें 10 प्लांट थे, इसमें 20 प्लांट थे, ठीक है, यही डिफरेंट हो सकता है ना कि इसमें 10 स्टूडेंट थे, इसमें 20 स्टूडेंट थे, तो n1 इज नॉट इक्वल टू n2, ठीक। तो फिलहाल जो ये कंडीशन आपको दी गई सौरभ, ये किसके लिए दी गई, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है, ठीक। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो फॉर्मूले में तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि n को हमने गायब कर दिया, n में कोई वेरिएशन है नहीं, तो n को हमने यहाँ से गायब कर दिया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में आएंगे, यहाँ पे आपको क्या दिया है सौरभ, ये वाली कंडीशन भी एक्सप्लेन कर दूं या इसमें क्लैरिटी है, कंडीशन नंबर 1 में। ये क्लियर है, ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो बस इस चीज, देखो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ऑब्जर्वेशन क्या है ना, सैंपल साइज क्या है, तो वो आपको क्लियर होगा तभी आप ये चीजें समझ पाओगे, ठीक है। थर्ड केस देखते हैं, और ये सभी केस भाई प्लीज अच्छे से याद करिएगा, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट केस में आपको क्या दिया गया कि इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर इक्वल फॉर ऑल द सेट्स, कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n की वैल्यू सिमिलर है फॉर ऑल द ऑब्जर्वेशंस एज वेल एज इफ वी हैव इक्वल एसडी वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन भी अगर इक्वल है, तो क्या हो गया n1 इज इक्वल टू n2 इजी, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, ये एसडी है आपका, पता है आपको, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, दोनों अगर इक्वल है तो क्या होगा, सिग्मा 2 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस 1/4 x1 बार माइनस x2 बार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको आपको एज इट इज मेमोराइज करना पड़ेगा कि किस कंडीशन में आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिमिलर है या नंबर ऑफ सैंपल साइज सिमिलर है, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। लास्ट वन है इफ n1 इज इक्वल टू n2 एंड सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 एंड 0। समझिएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिमिलर है लेकिन जो एसडी की वैल्यू है ना वो 0 है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0, उस कंडीशन में फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 x1 बार माइनस x2 बार का होल स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए दो केसेस हैं यहाँ पर हमने n1 इज इक्वल टू n2 लिखा एंड सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 लिखा, बट यहाँ पे इज इक्वल टू 0 नहीं लिखा, तो फॉर्मूला डिफरेंट था, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू 0 था, तो उसकी वैल्यू को यहाँ से हमने मिस कर दिया। जैसे यहाँ पर आप सिग्मा 1 का स्क्वायर कर रहे थे, जस्ट बिकॉज एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ वन, जस्ट अ मिनट अनुष्का, देखो यहाँ पर समझो पहले इस चीज को, मैंने क्या बोला कि अगर n1 और n2 इक्वल है, ठीक है, अगर n1 और n2 इक्वल है तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, जो बहुत लॉजिकल है, समझ जाओगे तो हमेशा चीजें क्लियर रहेंगी। क्या लिखा है, n1 इज इक्वल टू n2 एंड सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। इससे पहले जब n1 इज इक्वल टू n2 नहीं था तो हम किसको लेके आ रहे थे, n को भी फॉर्मूले में लेके आ रहे थे। there are four, if the sample is same for all observation, सैंपल सेम था बट ऑब्जर्वेशन सेम नहीं थे, तो हमने n को कंसीडर किया था। इस कंडीशन में हमने क्या किया, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड स्टैंडर्ड डिविजन्स आर इक्वल, तो n1 इज इक्वल टू n2 है तो हमने n यूज नहीं किया, एंड सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 है तो हमने इसको यूज किया। क्या यूज किया, सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस 1/4 x1 बार प्लस x2 बार का होल स्क्वायर। किस कंडीशन है, जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 मान लेते हैं 2 है और इसका लिए भी 2 है, जो पहली कंडीशन है उसके लिए 2 है वेरिएंस की वैल्यू,
और दूसरे के लिए वैल्यू 2 है। तो हमने क्या करा, इसको एज इट इज रख लिया, सिग्मा स्क्वायर का सिग्मा 1 स्क्वायर रख के कैलकुलेट कर लिया। अगर हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, लास्ट वन में एग्जाम्पल लेते हैं भाई, अगर हमारे पास क्या दिया है, सिग्मा 1 0 दिया है, ठीक है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, जो एस डी की वैल्यू है वो 0 है। तो अगर आप यहाँ पे सिग्मा 1 का स्क्वायर रखोगे क्या होगा, और फिर प्लस तो था यहाँ पे, अगर आप इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले का कंपेयर करो, ये 0 ही तो हो जाएगा। अब आप 1/4 कोई भी वैल्यू, इसमें अगर आप 0 जोड़ दो, कुछ बनेगा हमारे पास, नहीं बनेगा। क्लियर सभी को, इजी है, समझ में आया हाँ या नहीं बताइएगा। सैंपल सेम मतलब आप बोलो कि मान लेते देखो 5 स्टूडेंट थे भावना, ठीक है, 5 स्टूडेंट में पहले स्टूडेंट को मिले 10 नंबर, ठीक है, पहले स्टूडेंट को मिले 10 नंबर, दूसरे को मिले 10 नंबर, तीसरे को मिले 10 नंबर, चौथे को मिले 10 नंबर, ठीक है, 5 स्टूडेंट थे लेबोरेटरी में, ठीक है, पहले को दिए गए 10 सैंपल, दूसरे को दिए गए 10 प्लांट, तीसरे को दिए गए 10 प्लांट, तो ये सैंपल साइज ही तो है। ये कितने स्टूडेंट थे क्लास में, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, और ये उनके साथ रिलेटेड जो डेटा था वो हो गया, सैंपल साइज हो गया। हो सकता है ना। दूसरा क्या हो सकता है कि पहले को 20 प्लांट दे दिया जाए, दूसरे को 30 प्लांट दे दिया जाए, चौथे को 10 प्लांट दे दिया जाए, थर्ड वाले को, तो सैंपल साइज तो अनइवन हो गया ना। आई होप क्लियर है सभी को, फटाफट से हाँ ना में जवाब दीजिएगा। और N1 हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि किसी की लैब में 4 स्टूडेंट्स हैं, किसी की लैब में 10 स्टूडेंट हो रहे हैं, ठीक है, तो वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वन देखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्वेश्चन, इस पर भी अभी लास्ट टू लास्ट एग्जाम में पूछा गया था, आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल वाला, सिंपली ये फॉर्मूला पूछा गया था। हाँ, फॉर्मूला भी पूछा गया, प्लस इसकी डेफिनेशन में बार बार आपको बता रही हूँ। एक काम करिएगा, अगर आपका दिल करे, मेरा काम है आपको गाइड करना, जो मैं आपको बताऊंगी, एक काम आप कर सकते हो, ऐसे 2 कॉलम की एक टेबल बना लेना, ठीक है, 2 कॉलम की एक सिंपल सी टेबल ऐसे आप बनाओगे, जिसमें आप ऐसे लिखते जाना, यहाँ पर मान लीजिए आपने लिख दिया एमडी, ठीक है, फिर आपने लिख दिया एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर आपने लिख दिया कोएफिशिएंट ऑफ एमडी, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या वेरिएंस, ठीक, या डेविएशन। मतलब आप क्या करेंगे, इधर आप वो वैल्यूज लिखते जाएंगे, वो टर्मिनोलॉजी लिखते जाएंगे, और यहाँ पर उनसे रिलेटेड डेफिनेशन लिखते जाएंगे। जरूर कर लीजिएगा ये काम, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे पूछे गए हैं, जहां पर उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से फर्स्ट कॉलम में नाम दे दिया है और सेकंड कॉलम में उनसे रिलेटेड इन्फो दे दी है। बात सभी को आ रही समझ में। देखो, बार अगर टेबल बना लोगे, एक दिन 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटे लगेंगे, या मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे आपको, 2 घंटे बहुत हो गए, 1 घंटा इज मोर देन इनफ, ठीक है, तो 1 आवर आप लगाएंगे, और उसके बाद कभी भी आप रिवाइज करने बैठेंगे तो आपको पूरे पूरे पेजेस नहीं पलटने पड़ेंगे। और चूंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले 2-3 एग्जाम से, थ्योरेटिकल पोर्शन पे ज्यादा उनकी एम्फेसिस है, तो बेहतर होगा अगर आप इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना के अपनी बुक में पेस्ट कर लेंगे, तो आपके लिए लाइफ ईजी होगी, ठीक है, वरना हर बार आपको जाना पड़ेगा और हर बार आपको उसकी डेफिनेशंस को निकाल के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आएंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पे। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जो हम एसडी पता करते हैं, एंड द करस्पॉन्डिंग रिलेटिव इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जिसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आपका एसडी अपॉन एम इंटू 100, एंड वेरिएंस इज ऑल्सो यूजफुल इन मेजरिंग डिस्पर्सन ऑफ ए पॉपुलेशन। एक इंडिविजुअल सैंपल का भी हो सकता है, और अगर आपको पॉपुलेशन का भी जो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पता करना है, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला आपका वेरिएंस अपॉन एक्स हो जाएगा, दैट इज मीन एक्स बार, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो मैं बता रही हूँ अभी लेटेस्ट एग्जाम में, कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू एस जी अपॉन एम इंटू 100। कई सारे ऑप्शंस आपको इंटू 1000 अपॉन जी एम ऐसे करके अलग अलग कंडीशंस दी गई थी, और जिसमें ये वाला ऑप्शन आपका सही था, ठीक है, कि अगर आप 2 या 2 से ज्यादा सीरीज आपको गिवन है और आपको रिलेशन पता करनी है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पता करना है, देन वी विल गो विद दिस फॉर्मूला, ठीक है। एक बार पेजेस पलटिए और मुझे बताइए अभी तक की चीजें सभी को क्लियर है, फिर लास्ट पॉइंट पे आएंगे। अपनी एक रफ कॉपी बना लीजिए स्टैट्स की, जिसमें फॉर्मूले को लिख के प्रैक्टिस किया करिए, क्वेश्चन भी सॉल्व किया करिए, जो क्लास में कराए जाए उनको भी, और जो बुक में आपको गिवन है उनको भी,
ये सभी यूनिट के साथ में रखिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, लेकिन साथ-साथ में कुछ राइटिंग भी करते रहिए। मतलब ऐसा नहीं पूरी बुक आपको रफ में उतार देना है, बस मेजर पॉइंट जो हैं, बुलेट पॉइंट्स वो लिखिए। पढ़ने के बाद बुक बंद करके रिकॉल करिए और उनको लिखने की कुछ कोशिश करिए, देखिए आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। चाहे वो फ़ॉर्मूला है या आपको ग्राफ बनाना है, जो भी चीज़ें हैं। बताइए, चलें आगे बढ़ें? क्लियर है सभी को? पेजेस पलट लीजिए एक बार, ध्यान से देख लीजिए। कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैम मेरिट्स या लिमिटेशंस से भी क्वेश्चंस आते हैं? चेक करना पड़ेगा सौरभ, अगर हो गया था तो मैं करा दूँगी। ठीक है? क्लियर है तो यस लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए बेहतर, फिर लास्ट पॉइंट पे आएँगे, कोवेरिएंस के कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए कोवेरिएंस से नाम से आपको पता चल रहा है कि आपके पास ना कम से कम 2 सीरीज़ होनी चाहिए, है ना? जिससे आप ना एक रिलेशन से पता करें कि जो दोनों वेरिएबल हैं वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं, ठीक है? तो आपको बताया गया कि कोवेरिएंस इज मेजर ऑफ हाउ मच टू रैंडम वेरिएबल चेंजेस टुगेदर। बहुत ही सिंपल चीज़ है, देखो जैसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर आप लो कि मान लेते हैं कि कोई एक प्लांट है, ठीक है? कोई एक प्लांट है जिसमें आप फर्टिलाइज़र्स ऐड कर रहे हो, ठीक है? फर्टिलाइज़र्स का मतलब इसको फर्टिलाइज़र सप्लाई कर रहे हो या इसमें आप इरिगेशन भी कर रहे हो, है ना? इरिगेशन भी कर रहे हो, पानी भी इसको दे रहे हो और आप क्या चेक करने जा रहे हो कि जो यील्ड है, मान लेते हैं y से मैंने इसको लिख दिया, वो फर्टिलाइज़र ऐड करने से बढ़ रही है या कम हो रही है, या जो यील्ड है ये इरिगेशन करने से बढ़ रही है या कम हो रही है। मतलब जो दो वेरिएबल है हमारे पास में, दो वैल्यूज हैं और वो आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं, दोनों वेरिएबल आपस में रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड है तो किस तरीके से हैं वो आप पता करोगे। यहाँ पे टू रैंडम वेरिएबल चेंजेस टुगेदर एंड इसलिए हमने क्या लिखा है एक्स माइनस वाई एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ये एग्जैक्टली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वेरिएबल को और ये दूसरे वेरिएबल को। अब x क्या हो गया सैंपल, y क्या हो गया सैंपल, x बार क्या हो गया फर्स्ट सैंपल का मीन, y बार क्या हो गया दूसरे सैंपल का मीन। सो कोवेरिएंस का जो फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार और ये आपको सैंपल साइज गिवन होगा। द साइन ऑफ कोवेरिएंस देयरफॉर शोज द टेंडेंसी ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, इट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एग्री करेंगे, अभी आप लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे, बहुत ही सिंपल कि या तो दोनों वेरिएबल कैसे हो सकते हैं कि जैसे मैंने बोला कि जब आपने इरिगेशन किया तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वी गेट ए हायर यील्ड इंक्रीज करें। हो सकता है अगर हम फर्टिलाइजर ऐड करें और बहुत फर्टिलाइजर ऐड कर दे तो आपको पता है क्या होने लगेगा, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, इजंट इट? तो हम क्या कह सकते हैं कि जब फर्टिलाइजर हमने ज्यादा ऐड किया तो प्लांट की ग्रोथ पे कैसा इम्पैक्ट हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, हाँ या ना? बात सभी को आ रही है, क्लियर हो रही है चीजें? ठीक है। सो देर आर टू काइंड ऑफ रिलेशनशिप, वेदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। कैसे, देखिए इट इज द इट द ग्रेटर वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल मेनली करेस्पॉन्ड टू द ग्रेटर वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। मतलब इफ यू आर इंक्रीजिंग इरिगेशन और इफ यू आर इंक्रीजिंग दिस फर्टिलाइजर एंड इट इज रिलेटेड इन पॉजिटिव वे कि दूसरी वैल्यू भी आपकी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रही है, देन व्हाट वी से ये कोवेरिएंस कैसा है, पॉजिटिव है। To the same whole for the smaller n variable tend to show the similar behavior, the covariance is true। अच्छा एक पॉइंट और समझिएगा, अगर मैंने लिखा कि अगर फर्टिलाइजर हमने कम किया, ठीक है, फर्टिलाइजर हमने कम करना शुरू किया और फर्टिलाइजर कम करने से जो यील्ड है वो भी कम हुई, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप, इजंट इट?
देखो एक फैक्टर, एक वेरिएबल के बढ़ने से अगर दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है तो भी पॉजिटिव रिलेशनशिप हुई, एक के कम होने से दूसरा वेरिएबल भी कम हो रहा है तो भी पॉजिटिव रिलेशनशिप हुई, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना? लेकिन अगर चीजें अपोजिट है, when the greater values of one variable tend to show opposite behavior, the covariance is negative. अगर एक वैल्यू इंक्रीज करे दूसरी वैल्यू डिक्रीज करे, या एक वैल्यू डिक्रीज करे दूसरी इंक्रीज कर रही है, तो ये रिलेशनशिप कैसा कहलाता है? ये रिलेशनशिप आपका नेगेटिव रिलेशनशिप कहलाता है। इतना पॉइंट सभी को क्रिस्टल क्लियर है? बताइएगा। दे कुड बी इंडिपेंडेंट एज वेल। अनुष्का। ठीक है, तो अभी हमने दो टॉपिक्स कंप्लीट किए, सीटी का टॉपिक कंप्लीट किया और वेरिएंस का। वेरिएंस के क्वेश्चंस मैं आज इसलिए नहीं कराऊंगी, अभी जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको दिए, नेक्स्ट संडे हम लोग फिर से मिलेंगे क्लास में, तो आपकी कोशिश रहेगी कि कंबाइंड मीन से लेके जो मैंने रिलेशनशिप आपको बताई एक्स बार जेड और मीडियन में, वो रिलेशनशिप प्लस जितने भी आपको वेरिएंस से, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से, मीन डेविएशन से, स्टैंडर्ड डेविएशन से जितने भी फॉर्मूले आपको मिले, इवन वेरिएंस में आपको जितनी कंडीशंस मिली, उन कंडीशंस को प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो इनके सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अभी आप क्वेश्चंस करोगे आपको बार-बार फॉर्मूले तक जाना पड़ेगा। थोड़ी प्रैक्टिस करके बैठोगे तो आप क्वेश्चन देखोगे तो आप सोचोगे कि यहाँ पर कौन-सी कंडीशंस लगाई जाएँ। देखो क्वेश्चन में ऐसे आपको नहीं दिया होगा कि इसमें जो है एन इज सिमिलर, ऐसा आपको नहीं दिया है कि सैंपल साइज सिमिलर होगा, ऐसा नहीं, आपको दिया गया कि एक में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 थे, दूसरी क्लास में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 थे। इस जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन था वो 2 था, स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरे में था 4, तो अभी आपका जो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी होगी? बात आई समझ में सभी लोगों को? मतलब आपको डायरेक्टली नहीं दिया होगा, अगर आपको ये पता होगा कि अच्छा 10 सैंपल साइज यहाँ पर भी है, 10 सैंपल साइज यहाँ पर भी है, सिग्मा इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। दूसरा आपको दे दिया गया कि सैंपल साइज इक्वल है लेकिन जो सिग्मा है वो 0 है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर 0। फिर आप सोचोगे अच्छा अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निल है तो यहाँ पर हम थर्ड काइंड ऑफ फॉर्मूला या फोर्थ काइंड ऑफ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू मेमोराइज, ये सारे फॉर्मूले आपको प्रैक्टिस करना है कंडीशन वाइज, रफली नहीं, जितनी जो कंडीशंस आपको दी हैं उन कंडीशंस वाइज आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर जब हम इसके पीवाईक्यूज करेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगी। ठीक है, आई होप इतनी चीजें सभी को क्लियर है। और इसके बाद जब ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे फिर आपके 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बट इजी वाले हैं जो आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। हम लोग 2-3 टॉपिक्स कवर करेंगे, इसके बाद स्क्यूनेस का टॉपिक करेंगे, मन करे तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में बैठने से पहले। उसके अलावा विल टॉक अबाउट कर्टोसिस एंड देन विल कम टू मोमेंट एंड कोरिलेशन, मोमेंट एंड कोरिलेशन। ठीक है, तो इन तीनों पार्ट पे तो काफी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, ये तीनों जो है इन पे तो काफी क्वेश्चंस आते हैं, इस पे भी बनते हैं। स्क्यूनेस आपका बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और कर्टोसिस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्क्यूनेस और कर्टोसिस में हम क्या देखेंगे कि जो हमारा डेटा है, ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल डेटा, तो स्क्यूनेस में हम यही देखेंगे कि डेटा हमारा सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर डेटा हमारा एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और कर्टोसिस में हम क्या देखेंगे कि डेटा जो हमारा है वो सेंट्रल वैल्यू के अराउंड कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ये कर्टोसिस हमें बताएगा कुछ इस तरीके से कि ये डेटा डिस्पर्स्ड है, इजंट इट, और ये जो डेटा है वो आपका सेंटर्ड है। अगर आप मीजोकर्टिक कर लो जिसमें आपका डेटा कैसा है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये कर्टोसिस आपको बताएगा कि डेटा आपका सेंट्रल वैल्यू के अराउंड कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ये हम लोग कर्टोसिस से पढ़ेंगे। मोमेंट में हम लोग जितने भी कंडीशन अभी हमने पढ़ी है लाइक मीन, मोड, मीडियन, इनको कोरिलेट करेंगे विद स्पेसिफिक काइंड ऑफ फॉर्मूला। कोरिलेशन में हम देखेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन, नॉन लीनियर कोरिलेशन, ठीक है, मल्टीपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, ठीक है, कंप्लीट कोरिलेशन। और कोरिलेशन का सीधा सा फंडा एक आर का फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोरिलेशन में एग्जैक्टली हम ये पता करेंगे कि हमारे पास अगर दो कोई भी सीरीज गिवन है तो वो दो सीरीज आपस में रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड है, और अगर रिलेटेड है तो एग्जैक्टली कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला है, लीनियर है या मल्टीपल है या पार्शियल है। ठीक है,
तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। छोटी-छोटी सी कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी नहीं है। देखते हैं 1 या 2 जितनी भी कॉन्सेप्ट आपकी नेक्स्ट क्लास में होंगी, तो इसको भी थोड़ा-सा अगर आपको टाइम मिले, ऑब्वियसली मिलेगा टाइम, तो इसको थोड़ा-सा पढ़ के बैठिएगा, ठीक है? 2 टास्क मैं आपको नेक्स्ट क्लास के लिए दे रही हूँ। पहला, जितने फॉर्मूले मैंने आपको दिए हैं, ठीक है? प्लस जो आपकी जितना मैंने आपको डेफिनिशंस दी हैं, उनकी एक टेबल आपको बनानी है, ज़रूर से बना लीजिएगा। आपका दिल करे तो मेरे को भेज दीजिएगा, मैं एक बार चेक भी कर लूँगी, है ना? आप व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े ही हो मेरे साथ में, तो ये डेफिनिशन वाला पार्ट आपका हो जाएगा। थर्ड, आपको अगर टाइम मिलेगा तो आप स्पिनोज़ वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले हम लोग पीवाईक्यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं आज ही कराती बट आज मैं नहीं कराऊँगी ताकि थोड़ा-सा आप प्रैक्टिस कर लो। आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, उसके बाद आपको चीज़ें बहुत ईज़ी लगेंगी, आप फिर नहीं पलट के करोगे। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा जब आपको फॉर्मूले क्लियर रहेंगे और आप फिर क्वेश्चन में उनको अप्लाई करोगे, ठीक है? तो पहले पीवाईक्यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर हम लोग स्क्यूनेस और कर्टोसिस ये सारे टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आई होप सभी चीज़ें अभी तक की क्लियर हैं। भावना, अनुष्का? ठीक है, तो मैं क्लास यहीं पे रोकूँगी, नेक्स्ट संडे फिर हम लोग मिलेंगे और तब तक खूब सारी मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 24/7 लगे होते हैं, तो उनसे आपको कम्पीट करके आगे बढ़ना है, तो आपको भी उसी तरीके से मेहनत करनी होगी। जो टॉपिक्स मोनिका मैम कर रही हैं, रूपेंद्र सर कर रहे हैं, मेरे टॉपिक्स हो रहे हैं, सबका अपना शेड्यूल बनाइए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। हल्की वाली पढ़ाई से एग्ज़ाम्स नहीं निकलते हैं, जब ज़्यादा मेहनत होती है तभी एग्ज़ाम निकलता है ना? तो बहुत अच्छे से मेहनत करिए। चलिए बच्चों, गुड नाइट, बाय-बाय, टेक केयर।